हम लोगों ने संविधान को देखा था और आप जानते हो जब फाइनल रूप से 26 नवंबर 1949 को हमारे देश में संविधान बना के तैयार हो गया तो उसके बहुत सारे उपबंध हमने लागू भी कर दिए थे। उसमें 16 अनुच्छेद ऐसे थे जिनको हमने लागू कर दिया। अच्छा, इस दिन जो संविधान बना था मूल रूप से इसमें कितनी बातें थी? 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी। ये मूल रूप से था। वर्तमान में अगर मैं संविधान की बात करूं तो मूल रूप से 395 ही अनुच्छेद हैं, परंतु आप देखोगे इसमें अगर आप देखोगे तो ये 400, मैंने एक दिन और अपडेट कराया था, ये 443 या 448 के बीच में होंगे अभी, है ना, कम हो गए हैं कुछ। तो वर्तमान में आप ABCD सब मिला लोगे तो 443 के अप्रॉक्सीमेट मिलेंगे। ये 22 भाग जो थे ये कन्वर्ट हो गए हैं कितने में? 25 भाग में, और 8 अनुसूचियों की जगह हो गई हैं 12 अनुसूचियाँ। ये सब कुछ आपको पता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से धीरे धीरे करके अनुसूची क्रमांक 1। इसी अनुसूची क्रमांक 1 में अब जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इसी के अंदर हम संविधान का भाग क्रमांक 1, संविधान का भाग 1 जो कि अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक डिस्क्राइब है, इसको आज हम पूरा निपटाएंगे तरीके से, ठीक है। तो आप बताएंगे मुझे संविधान का अनुसूची 1 क्या कहती है नेहा? संघ एवं राज्यों की न्यायिक शक्तियां या एवं उनके नाम। और संविधान का भाग 1 क्या कहता है? चलो डाल लीजिए हेडिंग, संविधान का भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। चलो ध्यान से समझो, छोटी छोटी बातें हैं, लिखने की तो आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आपने समझ लिए तो लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, परंतु कुछ नोट्स पॉइंट टू पॉइंट आपके पास होने भी चाहिए। ओहो खून निकल गया। चलो देखो, संविधान का भाग 1 की अगर हम बात करें तो संविधान का भाग 1 इसे अगर हम देखें तो डिटेल में समझें तो ये संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में है। संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में अगर मैं अनुच्छेदों के माध्यम से इसे समझूं तो संविधान का अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक इसके बारे में पूरी बातें बताई गई है। ध्यान से समझिए पहले क्या है। हम बात करेंगे सबसे पहले अनुच्छेद क्रमांक 1 की। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। इसको बहुत डिटेल में समझना है आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। देखिए जब संविधान बन रहा था तो संविधान को नाम को लेके भारत के नाम को लेके बहुत सारी डिटेल चर्चा चल रही थी। उन्होंने कहा भैया, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारे देश में प्राचीन पद्धति में आप देखेंगे तो हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए। आप जानते हैं 5 आपके ऐसे वंशज थे, कुरु और ये सारे थे, उसमें एक भरत वंश था, उसके हिसाब से हमारे देश का नाम इन्होंने कहा कि भारत रहना चाहिए। कुछ आधुनिक विचारधारा वाले थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो कहते थे कि इसका नाम क्यों होना चाहिए? इंडिया होना चाहिए, ऐसा बोला। अब इंडिया नाम कैसे पढ़ा? देखिए आप जानते हैं यहाँ पे जहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है वहाँ पे आपके यूनानी लोग आए बहुत सारे, ठीक है, यूनानी लोग आए, ईरानी लोग आए, बहुत सारे लोग आए। जब ये लोग आए तो वहाँ पे एक नदी थी जिसका नाम था सिंधु नदी। अब वो सिंधु का उनका प्रोनाउंसिएशन ऐसा रहता ना, थोड़ा अलग सा रहता है। वो सा को थोड़ा सा कैसे बोलते हैं? हा जैसे बोलते हैं। जैसे अमेरिकन और ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन आप देखेंगे, देखिए ये क्या लिखा हुआ है? H। इसी को जब आप हमारे भारत में जो इंग्लिश चलती है वो ब्रिटिश स्टाइल से चलती है, H। अमेरिका में चले जाओगे तो इसको बोला जाता है H। हल्का सा क्या आ रहा है? हा, H। हमारे यहाँ H A और वहाँ हा H ऐसे बोलते हैं। तो हर देश में बोलने का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। आप ब्रिटेन चले जाओगे तो वहाँ की अंग्रेजी थोड़ी दूसरे टाइप की होगी। जैसे वो किसी भी अगर सेंटेंस को बोलना होता है तो ब्रिटेन में कैसे बोलेंगे उसको? जैसे मैं बोलूँगा हाय माय नेम इज़ प्रदीप शाहू, ऐसा बोला। अमेरिका में हाय माय नेम इज़ प्रदीप शाहू, समझ रहे हो? प्रोनाउंसिएशन का खेल है पूरा। जब ये लोग आए यहाँ पे तो इनको सिंधु नहीं बोल पाते थे। ये लोग क्या बोलते थे? हिंदू। साको हाँ, सिंधु की जगह हिंदू। अब हिंदू के कारण इधर का हिंदू का क्षेत्र है हिंदुस्तान, जबकि वो एक्चुअल में क्या था? सिंधुस्तान था, वो बन गया हिंदुस्तान।
अब हिंदू, चूंकि सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस कहा जाता है, जब इंडस सिंधु से सिंधुस्तान, हिंदू से हिंदुस्तान, तो इंडस से इंडिया, ऐसे करके बना। तो ये आधुनिक विचारधारा वाले लोग थे। इन लोगों ने कहा कि भारत का नाम भारत होना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा भैया इंडिया होना चाहिए। अब आप जानते हो संविधान सभा में पुराने नए सब प्रकार के लोग थे, सबकी बातों को मानना जरूरी था। इसलिए अनुच्छेद 1 में हम लोगों ने क्या कहा, इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि क्या है, भारत है। हम लोगों ने पुरानी विचारधारा वाले लोगों की भी बात मान ली और नई विचारधारा वाले लोगों की भी बात मान ली। तो अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा, और भारत क्या है, इंडिया जो कि क्या है, एक भारत है, और जो कि क्या होगा, एक राज्यों का संघ होगा। गौर से समझिए, यहाँ पे 2 चीजें आपको बताऊंगा मैं। एक होता है भारतीय क्षेत्र, या क्षेत्र की बात करें, एक होगा भारतीय संघ। ये आपको अनुच्छेद 2 और 3 में बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंस करके बता देंगे दोनों, ठीक है। जैसे आपने एक दिन पूछा था मेरे से, सर 2 और 3 में क्या फर्क रहता है, क्या हो, दोनों की प्रोसेस एक सी लगती है। भारतीय क्षेत्र और भारतीय संघ दोनों को समझेंगे। अगर देखा जाए तो आप यहां पे देखो, भारत राज्यों का संघ है, नाम आ रहा है केवल राज्य, समझ रहे हैं, राज्य। क्या यहाँ पे यूटी लिखा है, क्या यहाँ पे आपको लिखा कि अर्जित किए हुए राज्य लिखे हैं, क्या जीते हारे वाले राज्य लिखे हैं, क्या नहीं। भारत राज्यों का संघ होगा मतलब भारतीय संघ की बात चल रही है यहाँ पे। भारत राज्यों का संघ होगा मतलब भारतीय संघ। इसमें केवल और केवल राज्य शामिल होते हैं, केवल और केवल राज्य। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत राज्यों का संघ है, तो भारत राज्यों का संघ मतलब भारत में आप कितने राज्य बताओगे, केवल और केवल 28 राज्य बताओगे। यूनियन टेरिटरी नहीं बता सकते आप उसमें, क्योंकि यूनियन टेरिटरी होगा या जो क्षेत्र हम लोगों ने जीत के लेके आए हैं, वो सारे के सारे क्षेत्र आपके कैसे रहेंगे, भारतीय क्षेत्र कहलाते हैं। देखिए, भारतीय संघ में केवल और केवल भारत के अंदर शामिल जो 28 राज्य हैं, जो वर्तमान में आपके 28 राज्य हैं, यही शामिल होंगे। और भारतीय क्षेत्र की बात करेंगे तो देखिए, भारतीय क्षेत्र में राज्य तो आएंगे ही आएंगे, इसके साथ आपकी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं वो आ जाएंगी। इसके साथ जिन क्षेत्रों को हमने जीता है, मतलब जिन्हें हमने अर्जित किया है, जिन्हें हमने हमारे देश में बाद में जीत हार के शामिल कर लिया है, ऐसे क्षेत्र भी इसमें शामिल हो जाएंगे। अब बताओ मुझे, इन दोनों में से व्यापक कौन है, क्षेत्र किसका ज्यादा विस्तारित हो गया, भारतीय संघ का कि भारतीय क्षेत्र का, भारतीय क्षेत्र का, भारतीय क्षेत्र का। जब आप अनुच्छेद 2 और 3 पढ़ोगे ना बेटा, आप देखना उसमें लिखा रहेगा कि भारतीय क्षेत्रों को निम्न 3 प्रकार से बांटा जा सकता है, 3 प्रकार से। तो वो भारतीय क्षेत्र की बात कर रहा है, ना कि भारतीय संघ की। भारतीय संघ का जो दायरा होगा वो बहुत सीमित होगा, इसमें केवल और केवल राज्य के अंदर, देश के अंदर शामिल राज्य होंगे मात्र और मात्र। जबकि भारतीय क्षेत्र में आप देखोगे तो राज्य, यूनियन टेरिटरी और इनमें जो भी हम राज्य जीतेंगे ये शामिल होंगे। तो ये डिफरेंस है बेसिक, इसको समझना बहुत जरूरी था। तो हमने अनुच्छेद 1 देखा, भारत राज्यों का संघ होगा, और इस क्षेत्र संघ के अंदर हमने देखा कि जो संघ होगा वो केवल और केवल राज्य के अंदर हम शामिल करते हैं। तभी तो हम राज्यों को अलग से लिखते हैं और यूनियन टेरिटरीज को अलग से लिखते हैं। अलग से सारी चीजें हमने बना के रखा है। तो भारतीय संघ में केवल और केवल क्या आएंगे, आपके राज्य आएंगे। जब आप अनुच्छेद 2, 3 पढ़ेंगे तो उसमें आपको इनका डिफरेंस और मजेदार देखने को समझ में आएगा। तो ये है आपका अनुच्छेद 1 कुछ इस प्रकार से। तो फटाक से हेडिंग डालिए अनुच्छेद 1, और इसमें 1-2 बातें छोटी छोटी लिखना है। चलो, ये छोटी सी बात थी। अब यहाँ पे गौर से देखो सब लोग, तुम अगर अनुच्छेद 1 को अच्छे से समझ पा रहे हो तो इसमें देखो, तुमको एक तो नाम समझ में आ रहा है, देश का नाम पता चल रहा है, और देश में राज्यों का संघ बता रहा है, मतलब देश में राज्य की पद्धति क्या होगी वो भी बता रहा है। देखिए, अगर अनुच्छेद 1 को हम गौर से पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 1 आपको क्या क्या बताता है, पूरे देश का नाम बताएगा आपको कि देश का नाम क्या है, जो कि हमने निकाला भारत होगा। और इसी अनुच्छेद 1 के माध्यम से तुम्हें राज पद्धति के बारे में भी पता चलेगा कि भारत तो है, परंतु भारत की जो राज पद्धति होगी वो कैसी होगी, संघीय होगी। क्योंकि राज्यों का संघ है तो संघीय होगी। 2 बातें समझेंगे, संघ की प्रणाली जो लिए हैं हमने कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से,
परंतु इसी संघीय में शासन प्रणाली हमने जो संघात्मक व्यवस्था लिए हैं ये कहाँ से लिए हैं? कनाडा से। ये आपको पता होगा। तो दोनों में फर्क आपको समझ में आ रहा होगा। संघ क्या होता है यहाँ पे समझेंगे। संघ का तात्पर्य केवल एक ही होता है कि संघ में जितने भी राज्य शामिल होंगे, ये जितने भी राज्य शामिल होंगे, ये सारे के सारे राज्य किसी समझौते के माध्यम से एक दूसरे के साथ शामिल नहीं हैं। आज आप कोचिंग में पढ़ रहे हो तो कुल मिला के आप 1000 रुपये दे के मेरे साथ क्या कर रहे हो? समझौता कर रहे हो कि हम आपको 1000 रुपये देंगे और आप हमें पढ़ाओगे। जिस दिन महीना खत्म हो गया उस दिन आप छोड़ के भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या मैं बाध्य हूँ क्या आपको रोकने के लिए? क्या आप लोग बाध्य हैं क्या कि आप यहीं पे पढ़िए? ऐसा कुछ है क्या? नहीं। मतलब आप लोग क्या यूनियन के रूप में नहीं हो। आप एक प्रकार से क्या हो? समझौते के माध्यम से बैठे हो यहाँ पे देखा जाए तो। अगर हाँ ऐसा हो जाता कि 1 साल की मैंने फीस ले लिया तुमसे, अब 1 साल तक तुम छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारा 2 लाख रुपए यहाँ फंस गया है। अब तुम क्या बन जाओगे? यहाँ पे यूनियन जैसे बन जाओगे। चाह के भी तुम यहाँ से क्या नहीं हो सकते, अब अलग नहीं हो सकते। तो 2 अलग अलग बातें हैं। तो संघ का तात्पर्य ये होता है कि जो संघ होगा उसमें जितने भी राज्य होंगे वो सारे के सारे राज्य किसी समझौते के माध्यम से नहीं है। वो सारे के सारे राज्य क्या होंगे? इसी का हिस्सा हैं, इसलिए वो इससे कभी भी अलग नहीं हो सकते। यही तो संघ की प्रणाली है। संघ कहता है कि भैया मेरे पास बहुत सारे राज्य होंगे, मैं भले ही बाहर से किसी भी राज्य को लाके शामिल कर सकता हूं, परंतु जो राज्य शामिल हो जाएंगे ये राज्य मुझसे अलग नहीं हो पाएंगे। यही कहलाता है आपका संघ। अब अमेरिका में देखेंगे आप, अमेरिका की व्यवस्था देखेंगे तो अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा कि इसका तो कॉन्स्टिट्यूशन अलग है पूरे अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, परंतु इन छोटे छोटे राज्यों का भी अपना खुद का संविधान है। इन छोटे छोटे राज्यों का भी क्या है? आपका खुद का सुप्रीम कोर्ट है। इन छोटे छोटे राज्यों की भी खुद की अलग अलग अपनी राज्य पद्धति है। तो एक्चुअल में संघ की परिभाषा अगर देखा जाए तो संघ से राज्य अलग नहीं हो सकते। एक बात तो ये तो तय हो गई, परंतु प्रत्येक राज्य की भी अपनी खुद की शासन पद्धति होनी चाहिए थी। अब ये व्यवस्था तो हमने ले ली अमेरिका से, परंतु हमारे भारत में क्या चलता है? संघ तो है जो कि हमने अमेरिका से ले लिए। हमारे देश में भी बहुत सारे राज्य हैं, परंतु क्या इन राज्यों का खुद का संविधान है क्या? नहीं। क्या इन राज्यों की खुद की नागरिकता है क्या? नहीं। क्या इन राज्यों के पास खुद का सुप्रीम कोर्ट है क्या? नहीं। क्या ये राज्य आप देखेंगे संघात्मक व्यवस्था तो लिए हमने, यहाँ से संघ की प्रणाली तो लिए, और ये हमारे देश से अलग भी नहीं हो सकते। हमारे देश से ये राज्य अलग भी नहीं हो सकते। मतलब अगर मध्य प्रदेश किसी दिन विवाद करेगा तो भले ही अंदर टुकड़े टुकड़े में टूट सकता है, परंतु भारत के बाहर नहीं जा सकता। ये व्यवस्था तो तुमने अमेरिका से देख लिए, परंतु क्या हमने 100% व्यवस्था अमेरिका की ले ली है क्या? नहीं लिए। क्योंकि अगर इसकी पूरी व्यवस्था लेते तो मध्य प्रदेश का खुद का सुप्रीम कोर्ट होना था, मध्य प्रदेश की अलग से नागरिकता होनी थी, मध्य प्रदेश का खुद का अलग से संविधान होना चाहिए था। हमने ये व्यवस्था यहाँ से नहीं ली। ठीक, हमने केवल ये ऊपरी प्रणाली जो है, संघ की प्रणाली जो है, हमने लिए कहाँ से? अमेरिका से। अब हमारे देश में ये चलता है कि ये अलग तो नहीं हो सकते, परंतु इनका क्या है? हाई कोर्ट है, इनका भी हाई कोर्ट है, केवल एक ही नागरिकता चलेगी, केवल एक ही सुप्रीम कोर्ट चलेगा। तो हमारे देश की राज पद्धति जो है कुल मिला के यहाँ पे शासन करने की जो व्यवस्था है वो हमने ले लिए कहाँ से? कनाडा से। तो हमारे देश में कुछ इस प्रकार की प्रणाली आपको देखने को मिलेगी। तो भारत में भी कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। भले ही भारत की केंद्र सरकार या संसद किसी भी दूसरे राज्य को हमारे यहाँ शामिल कर सकती है, परंतु कोई भी राज्य हमारे देश से अलग नहीं होगा। ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है किसमें? अनुच्छेद क्रमांक 1 में। यही तो है संघीय व्यवस्था। उन्होंने केवल लिख दिया संघ है, संघ का तात्पर्य होता है। तो ये कहलाती है आपकी संघीय व्यवस्था। तो हमने देखा यहाँ पे कि अनुच्छेद 1 को जब आप पढ़ते हैं तो आपको इसमें 2 चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आती है। कौन कौन सी बातें? एक तो अनुच्छेद 1 में देश का नाम समझ में आता है, दूसरा देश में राज पद्धति समझ में आती है। इंटरव्यू में जाओगे, सुनो, इंटरव्यू में जाओगे तो आपसे पूछेंगे अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अगर अच्छे नंबर चाहिए तो सीधे सीधे कह देना सर अनुच्छेद 1 में 2 बातें स्पष्ट होती है, देश का नाम, देश की राज पद्धति, इसलिए भारत राज्यों का संघ है, ऐसे करके बोल सकते हो अगर अच्छे नंबर चाहिए तो, और नहीं तो बोल दो जिसको जो उससे समझ में आ रहा है। पूछेंगे बताइए अनुच्छेद 1 भारत का क्या कहता है, सीधे बोलेंगे सर भारत राज्यों का संघ है जिसमें ये बताया गया है देश की पद्धति और देश के नाम के बारे में बताया गया। छोटा सवाल छोटा जवाब, आंसर खत्म, 100% मार्किंग मिलती है। आया समझ में? ये दोनों बातें हैं, फटाक करके लिखिए इसको भी।
अब मेरे को एक बात बताओ, देखिए राज्य की बात करें, भारतीय राज्य क्षेत्र में आपने देखा हमारे वर्तमान में 28 राज्य हैं। यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो 8 है। यही यूनियन टेरिटरीज या जितने भी राज्य हैं, कुछ जीत हार के हम लोगों ने इनको बनाया है। जीते हुए क्षेत्र कौन कौन से? जैसे गोवा हो गया, दादर नागर हवेली हो गया, पांडिचेरी हो गया, ये कौन से क्षेत्र हैं? हमारे क्षेत्र नहीं थे। जैसे सिक्किम हो गया, ये बाहर विदेशियों के क्षेत्र थे। हमने युद्ध करके, है ना, इनको समझौते के माध्यम से, प्लेबिसाइड करके, जनमत संग्रह करके इनको हमारे देश में शामिल कर लिया। अब मैं आपसे पूछूं, भारतीय क्षेत्र में कितने राज्य या कितने भारतीय क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? अगर आपको लिखने को दिया जाए भारतीय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए, तब क्या क्या लिखोगे भारतीय क्षेत्र में? ठीक है, 28 राज्य, यूनियन टेरिटरीज और एक पॉइंट लिख देना जो भविष्य में कभी कोई जीता हारा जाएगा, वो पॉइंट। अब मैं बोलूंगा भारतीय संघ में कितने क्षेत्र शामिल है, तो केवल और केवल, दोनों बातें स्पष्ट हैं। पेपर में ध्यान से देख लेना, कई बार कथन आते हैं, यूपीएससी वालों को पेलते हैं इस टाइप से सवाल से, वो यूपीएससी वाले कथन देते हैं। अनुच्छेद 1 के संदर्भ में, अनुच्छेद 1 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ये आपसे पूछेगा और उसमें आपको शब्दों का हेरफेर करेगा। देखिए, अनुच्छेद 1 के संदर्भ में आपको कथन बताने हैं। चलो आप ही लोग बताइए। कथन नंबर पहला, इसमें भारत के राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। नंबर दूसरा, यह मत लिखो, हाँ, यह केवल भारतीय संघ के क्षेत्रों का वर्णन करता है। नंबर तीसरा, भारत के क्षेत्रों में अनुच्छेद 1 के अनुसार 28 राज्य वर्तमान में हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है आपको बताना। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही वाला बता दो। हाँ, सोचो पहले, थोड़ा दिमाग लगाओ। सेकंड वाला गलत है। भारत के राज्य क्षेत्रों का भी वर्णन है। अच्छा, मैं कूट दे दूं क्या आपको, ऑप्शन दे दूं? चलो ऑप्शन लिखो। ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, केवल 3, दो और 3। चलो बताओ अब। केवल 1 और 3 है। तो पहला ऑप्शन था केवल 1 और 3 ना? हाँ, सही है। क्यों अभिजीत? 1 और 3 सही है। भारत के क्षेत्र में अनुच्छेद 1 के अनुसार 28 राज्य हैं क्या? फिर अगर यहाँ पे संघ लिख देता मैं, तब 28 राज्य आता। इसमें 28 राज्य के साथ यूनियन टेरिटरी भी तो है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, भारत के क्षेत्र में 28 राज्य नहीं हैं, यूनियन टेरिटरी भी हैं, सारी चीजें हैं। अब ये लिखा है भारत के क्षेत्र, हाँ तो ठीक है ना, दिक्कत नहीं। अगर केवल, चलो लो, केवल लगा दे रहा हूँ, और लो, अनुच्छेद 1 के अनुसार अनुच्छेद, चलो केवल लिख दिया। अब बताओ, अब हो गया सही है ना? अब तीसरा गलत हो जाए, मतलब गलत हो जाएगा। चलो, हालांकि केवल देना चाहिए तो उसमें ये कंफ्यूजिंग पॉइंट बनाते ही नहीं बनाते हैं, परंतु देखा जाए तो इसका केवल 1 सही आएगा आपका,
क्योंकि भारत के क्षेत्र को आप कितने ही तोड़ मरोड़ के पढ़ोगे तो उसमें आपको केवल 28 राज्य ही मिलेंगे। यूनियन टेरिटरी आपको भारत संघीय क्षेत्र में, पर भारत का क्षेत्र पढ़ोगे तो उसमें आपको 28 राज्य भी मिलेंगे, यूनियन टेरिटरीज भी मिलेगी, और भविष्य में अगर हमारा प्लान है किसी क्षेत्र को जीतने जातने का तो वो भी मिल जाएगा आपको भारत के क्षेत्रों में। ठीक है, अब जैसे मान के चलो भारत के बाहर आपका अंडमान एवं निकोबार है, भारत के संघ में है कि भारत के क्षेत्र में है? समझ पा रहे हो पॉइंट की क्या कहना चाह रहा हूँ? आपने देखा लक्षद्वीप भारत की एक्चुअल सीमा से कहीं दूर बैठा हुआ है, परंतु भारत संघ के हिस्सा है कि क्षेत्र का हिस्सा है? तभी तो हम बोलते हैं भारतीय क्षेत्र का ये वाला हिस्सा, भारतीय क्षेत्र का वो वाला हिस्सा। दोनों पॉइंट टू पॉइंट वाली बातें हैं, इनको समझना जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन ही तो आते हैं आईएएस में कलेक्टर बनने के लिए, तो बन जाओगे कि नहीं बन जाओगे? इतने ही में तो सर हवा गर्म हो गई बोलना, इसी में तो बोलना सर पटक लिए। चलो, तो ये कहलाता है आपका क्या, भारत के क्षेत्र और भारत का संघ, दोनों चीजें आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, आगे लिखेंगे अब। तो ये था आपका अनुच्छेद क्रमांक 1। ठीक, यहीं पे लिख लीजिए वर्तमान में भारत के राज्य क्षेत्रों में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब लिखेंगे अनुच्छेद क्रमांक 2। पहले लिख लो फिर समझाता हूं। चलो, अब इसमें 2 बातें आपको समझना है। अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश, 2 बातें समझना है। भारत में नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों की स्थापना के बारे में ये बात बताता है। देखो अभी ये देखना, तुमने जो सवाल पूछा क्या है, नए राज्यों का प्रवेश का तात्पर्य और नए राज्यों की स्थापना का तात्पर्य समझिए क्या है। हमारे भारत देश में आप देख रहे हैं अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं, ध्यान से समझिए, और 8 आपके यूनियन टेरिटरीज हैं। जब कभी भी मान के चलो आगे चल के दिल्ली ने कहा, दिल्ली क्या है अभी यूनियन टेरिटरी है, ये दिल्ली कहेगा कि मेरे को राज्य का दर्जा चाहिए, हमने दिया, गोवा को दिया नहीं दिया राज्य का दर्जा, सिक्किम को दिया कि नहीं दिया राज्य का दर्जा, ऐसे ही दिल्ली कहेगा कि दिल्ली कह रहा है आगे चल के कि हमको राज्य का दर्जा चाहिए, और कह भी रहे अरविंद केजरीवाल जी कह भी रहे हैं कि हमको राज्य का दर्जा चाहिए। अब दिल्ली जब राज्य का दर्जा मांगेगा तो अभी आप एक बात बताइए, दिल्ली भारत के संघ में शामिल है कि भारत के क्षेत्र में शामिल है? क्लियर हो रहा है? भारत के क्षेत्र में शामिल है। ये अनुच्छेद 2 के अनुसार 2 बातें स्पष्ट होती हैं। पहला, नए राज्यों का प्रवेश, राज्यों का प्रवेश, अरे कहां? भारतीय संघ में, भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश। अब कैसा होगा? हमारे यहाँ 8 यूनियन टेरिटरीज हैं या कोई ऐसे क्षेत्र जो भारत ने ऑलरेडी जीत के लेके आ गया है। अब उस क्षेत्र को हम क्या कर रहे हैं, उठाएंगे यूनियन टेरिटरी से और कहाँ लाके पटक रहे हैं? राज्य के दर्जे में। और जैसे ही कोई भी क्षेत्र राज्य के दर्जे में आ जाएगा तो वो कहाँ शामिल हो जाएगा? भारतीय संघ में शामिल हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आपको इसमें ये समझ में आ रहा होगा कि अगर दिल्ली बोलेगा कि मुझे राज्य बनना है तो अनुच्छेद 2 के अनुसार बनेगा। वो कैसे बनेगा? अनुच्छेद 2 के अनुसार। क्या करेगी संसद? यहाँ से संसद इस यूनियन टेरिटरी को उठा के, मतलब भारतीय क्षेत्र से उठा के इसे कहाँ ले आएगी? भारतीय संघ में लेके आएगी। मतलब नए राज्यों का प्रवेश हो गया। पर ये क्षेत्र बाहर के नहीं है, ये हमारे ऑलरेडी भारतीय क्षेत्र का ही कोई क्षेत्र है जिसे हम नए राज्य का दर्जा दे रहे हैं। क्या समझ पा रहे हो? अगर मान के चलो यहाँ पे कोई भी अंडमान एवं निकोबार बोलेगा कि मेरे को भी क्या बनाना है, अब एक राज्य बनना है, मैं भी खुद एक राज्य बनूंगा, तो अनुच्छेद 2 के तहत हम क्या कर रहे हैं? अंडमान निकोबार जो कि भारतीय क्षेत्र का हिस्सा है उसे लाके हम कहाँ ला रहे हैं? भारतीय संघ में। तो ये क्या हो रहा है? एक नया राज्य आ गया हमारे क्षेत्र में, ये नए राज्य का प्रवेश हो गया। तो ये एक बात स्पष्ट हुई, क्लियर हुआ यहाँ से। दूसरी बात कहता है नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों की स्थापना। अब यहाँ पे भारतीय क्षेत्र का कोई क्षेत्र नहीं होगा। हमने क्या किए? सिक्किम को जीता सिक्किम को हमने, आप जानते हो सिक्किम को हमने 35वें और 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने उसको शामिल किया है।
अब आप देखेंगे कि हमने सिक्किम को पहले जीता, जीतने के बाद उसको हमने डायरेक्ट कहाँ लेके आ गए, भारतीय संघ में। क्या सिक्किम पहले यूनियन टेरिटरी था क्या? नहीं था, सह राज्य था, उपराज्य था। हम अगर किसी भी क्षेत्र को युद्ध के माध्यम से, लड़ाई झगड़ा करके, समझौते के माध्यम से, कैसे भी करके हमने उसको जीता, जीत के डायरेक्ट लाके उसको कहाँ शामिल कर दिए, हमने राज्य का दर्जा दे दिए, भारतीय संघ में शामिल कर दिए। तो क्या हो रहा है, एक बाहर का क्षेत्र जो हमारा ना तो भारतीय क्षेत्र था, न ही हम उसको जानते थे, बस हमने उसको जीता, जीत के लाए और भारतीय संघ में शामिल कर दिए। मतलब एक नए राज्य की स्थापना कर दिए। पहले 28 थे, एक और स्थापना कर देंगे तो 29 हो जाएगा, तो नया राज्य स्थापित हो गया। इस कारण से नए राज्य की स्थापना होती है इस प्रकार से अनुच्छेद क्रमांक 2 से। दो बातें स्पष्ट समझना है आप लोगों को, यही तो समझने का खेल है। तो नए राज्यों की स्थापना का तात्पर्य यह है कि कोई बाहरी क्षेत्र जिसको हम युद्ध या किसी और माध्यम से जीत के लेके आएंगे, उस क्षेत्र को जब हम डायरेक्ट राज्य का दर्जा देंगे, अगर यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे देते तो कहाँ चला जाता, भारतीय क्षेत्रों में। फिर उसी क्षेत्र को बाद में हम यहाँ शामिल करते तो वो क्या होता, नए राज्यों का प्रवेश कहलाता। परंतु डायरेक्ट उसको हमने राज्य का दर्जा दे दिया, इस कारण से नए राज्य की क्या कहलाएगी, वो स्थापना कहलाएगी। आ रहा है समझ में? दो बातें स्पष्ट हैं। एक आई राज्यों का प्रवेश, मतलब भारतीय क्षेत्र से किसी भी यूनियन टेरिटरी या किसी भी क्षेत्र को हमने उठा के लाए और सीधे भारतीय संघ में लाके पटक दिए तो वो नए राज्य का प्रवेश हो गया। नए राज्य की स्थापना, कोई ऐसा क्षेत्र जिस पे हमारा अधिकार नहीं था उसको हमने जीता, उसको उठाए और सीधे भारतीय राज्य बना दिया, भारतीय संघ में प्रवेश करा दिया, मतलब वो नए राज्य की स्थापना हो। आई बात दोनों स्पष्ट समझ में? चलो लिखिए इसमें, और गिरना जाऊं रे मेरे। दोनों बातें स्पष्ट हैं। कारण ये है, देखो जब तुम लक्ष्मीकांत पढ़ोगे ना बेटा, तो आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी तो मिल जाएगी। समझ में कितना आया आपको? मैंने बोला कि दो बातें इसमें, एक तरफ कह रहा है प्रवेश, एक तरफ कह रहा है गठन, दोनों तो एक ही जैसा लग रहा है ना, पर दोनों में जरा सा डिफरेंस है। दोनों चीज़ों को समझना जरूरी है, ठीक है? तो ये बातें कहता है आपका अनुच्छेद क्रमांक 2। इसी में नोट करके एक बात लिखेंगे अपन, समझ लीजिए पहले। ये सारा काम, ये पूरा रायता जो फैलाया जा रहा है, किसके माध्यम से फैलाया जाएगा? संसद के माध्यम से। किसी भी भारतीय क्षेत्र से किसी भी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल करने का काम संसद का। किसी भी बाहरी क्षेत्र से समझौता करके नए राज्य को स्थापित करने का काम संसद का। कुल मिला के चाहे अनुच्छेद 2 हो, चाहे अनुच्छेद 3 हो, हमारे देश में नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का गठन, नए राज्यों की स्थापना, ये सारे के सारे काम कौन करेगा? संसद करेगी। मतलब संसद को नए राज्यों का प्रवेश करने की भी शक्ति है, नए राज्यों का गठन या स्थापना करने की भी शक्ति है। लिख लीजिए यहीं पे नोट करके। इस प्रकार की शक्तियां मुख्य रूप से भारतीय संसद को प्राप्त है। इस आधार पर मैं एक फाइनल सेंटेंस लिखवा देता हूं। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि, इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अनुच्छेद 2 उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं, भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं, के प्रवेश और गठन से संबंधित है। क्या ये जो सेंटेंस आपने लिखा सही है? मैंने लिखवाया हूं अनुच्छेद 2 उन राज्यों, कौन से राज्य? जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है। क्षेत्र तो नहीं बोला ना मैंने, भारतीय संघ के हिस्से नहीं है, उनका प्रवेश होगा या तो उनका स्थापना होगा, ये वाली बात चल रही है। आया समझ में? तो भारतीय संघ में तो बाहर का क्षेत्र भी शामिल नहीं है हमारे यहाँ का, ये वाली बात। चलो अब डालिए अनुच्छेद क्रमांक 3। देखो समझ में नहीं आएगा ना तो बिल्कुल बोल देना, डरना मत बिल्कुल। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जिसमें तुम सबसे ज़्यादा स्कोरिंग कर सकते हो, और यही पॉलिटी सब्जेक्ट आपको पीछे भी कर सकती है ना? डालिए अनुच्छेद क्रमांक 3। पहले लिख लो अनुच्छेद क्रमांक 3 में क्या है, फिर समझाता हूं। अब बोर्ड में आ जाइए।
अनुच्छेद क्रमांक 3, शब्द पे गौर करो, शब्द पे क्या लिखवाया हूं, अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के, भारतीय संघ के में क्या करेगा, ये नए राज्यों का निर्माण करेगा और उनमें परिवर्तन करेगा। परिवर्तन कई प्रकार के होते हैं, सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन, हर प्रकार के परिवर्तन होते हैं, प्रशासन परिवर्तन, बहुत सारी बातें। अब अगर तुम शब्दों में खेलना जानते हो पॉलिटी में तो सब चीज़ सीख जाओगे। अनुच्छेद 2 की बात कहे थे हमने किसके लिए, कि वो क्षेत्र जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं थे। किसकी बात कर रहे थे हम, भारतीय क्षेत्रों की बात कर रहे थे। अनुच्छेद 3 किसके बारे में बात कर रहा है, भारतीय संघ की। क्या डिफरेंस क्लियर हुआ आप दोनों के बारे में? दोनों में प्रावधान एक से मिलेंगे परंतु क्षेत्र का फर्क है। वो बात करता है भारतीय क्षेत्रों की, ये बात करता है भारतीय संघ की। क्षेत्र मतलब बहुत सारी बात, संघ मतलब जो हमारे इसमें शामिल है। भारतीय संघ में नए राज्यों का निर्माण, देखिए कैसा होगा। ये हो गया भारत, इस भारत में 28 राज्य बन गए, बन गए। आपने देखा अनुच्छेद 2 के माध्यम से हमने किसी बाहरी क्षेत्र को जीत के लाए और यहाँ पे उसको भारतीय संघ में लाके पटक दिए, स्थापना कर दिए। अब उसकी निर्माण की प्रक्रिया भी तो होगी ना, कितना क्षेत्र होगा, कितनी सीट होंगी, कितनी बातें होंगी, कितना नाम होगा, कितना क्षेत्र व्यापक होगा, ये क्या होगा, उसका निर्माण होगा। जैसे हमारे मान के चलो डीएम साहब ने हमको कोचिंग खोलने की परमिशन दी है, उन्होंने कहा ठीक खोल लो कोचिंग। अब कोचिंग खोलने के बाद तो ये मान के चलो कि कोचिंग खोलने की परमिशन उन्होंने अनुच्छेद 2 के तहत दे दिए। अब अनुच्छेद 3 में मेरा काम आ जाएगा, मैं क्या करूँगा, कोचिंग कितनी बड़ी होना चाहिए, कैसी सीट होना चाहिए, क्या बातें होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये जितनी सारी बातें हैं ओवरऑल, ये सारी की सारी बातें किस में आ रही हैं, अनुच्छेद क्रमांक 3 में। ऐसे ही आप इसको समझिए कि अनुच्छेद 2 के माध्यम से नए राज्यों को प्रवेश तो करा दिया गया है, गठन करा दिया गया है। अब उसके निर्माण की प्रक्रिया होगी, तो निर्माण की प्रक्रिया मतलब क्या होगा, उसकी सीमा कितनी होगी, उसकी सीमा की दायरा कितना होगा, उसका नाम क्या होगा, उसमें लोकसभा की सीटें कितनी होगी, उसमें राज्यसभा की सीटें कितनी होगी, ये सब निर्माण प्रक्रिया ही तो है। तब ये आपका बनेगा एक प्रकार से भारतीय संघ का राज्य। एक बात। दूसरी बात, मान के चलो ये आपका कोई छोटा सा राज्य है, ये कोई राज्य है, उदाहरण भी बताऊंगा। ये राज्य को लगा कि हमारा राज्य जो है इधर का हिस्सा हमारा अच्छा खासा है और इधर का हिस्सा हमको नहीं चाहिए, तो यही राज्य आपस में ही करने लगा क्या, विवाद, हमको 2 अलग अलग हिस्सों में टूटना है। उदाहरण के लिए ले लो मध्य प्रदेश को ही। मध्य प्रदेश पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों एक ही थे। आप जानते हो मध्य प्रदेश का जो आपका नक्शा है, ये मध्य प्रदेश का हिस्सा है नक्शा, और इसी में आपका ऐसा करके छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ है, जुड़ा है। दरअसल देखा जाए तो आपने ज्योग्राफी पढ़ा है, आपने देखा छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में आपने देखा गोंडवाना लैंड, धारवाड़ क्रम की चट्टानें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, और जहाँ पे ये चट्टानें पाई जाती है यहाँ पे क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा खनिज मिलेगा, कोयला उत्सर्जन आप देखोगे कोयला ज़्यादा मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। अब हमारे मध्य प्रदेश में इतने ज़्यादा खनिज नहीं आते थे, मुख्य नक्शे में नहीं आते थे, तो छत्तीसगढ़ ने कहा कि साला हमारे यहाँ से पूरा खनिज आ रहा है, हमारे यहाँ से रेवेन्यू ज़्यादा निकल रहा है, परंतु डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है ज़्यादा, इस वाले क्षेत्र में हो रहा है। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं भैया, हमारे क्षेत्र से तुम पैसा कमा रहे हो तो हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो, एक काम करो हमको अलग कर दो। ये अलग हो गया, ये दोनों राज्य आपके क्या हो गए, अलग हो गए। ऐसे ही एक आंध्र प्रदेश था, ऐसा फैला था, ये आंध्र प्रदेश पहले इतना बड़ा था, इसी से तेलंगाना अलग हो गया। तेलंगाना में भी देखोगे तुम गोंडवाना क्रम की चट्टानें बहुत सारी मिलेंगी तुमको वहाँ पे, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों के कारण। दूसरी बात, आंध्र प्रदेश में लौटते हुए मानसून के कारण लेटेराइट मिट्टी ज़्यादा पाई जाएगी। लेटेराइट मिट्टी ज़्यादा पाई जाएगी तो यहाँ पे केवल और केवल उत्पादन काय का होगा, चाय कॉफ़ी इस टाइप की उनका निर्माण होगा, और लेटेराइट मिट्टी के कारण यहाँ पे कृषि उत्पादन भी आपका कम ही हो जाएगा, धान चावल ही ज़्यादा होगा। आंध्र प्रदेश जाना तुम, वहाँ पर तुमको मच्छी भात मिलता खाने के लिए। कलकत्ता जाना आप, मच्छी भात मिलता खाने के लिए। क्यों मिलता है, चावल ज़्यादा होता है, चावल रोटी वहाँ पे नहीं चलती। अब तेलंगाना वाले क्षेत्र में आप देखोगे तो यहाँ पे खनिज उत्पादन अच्छा है, काली मिट्टी है, सब कुछ है, तो यहाँ उत्पादन अच्छा है। परंतु यहाँ की सरकार क्या कर रही थी, तेलंगाना क्षेत्र को विकसित न करके किसको कर रही थी, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र को विकसित कर रही थी। विशाखापट्टनम हो गया, इन क्षेत्रों को ज़्यादा विकसित कर रही थी। इस कारण से इन लोगों ने कहा कि साला मेहनत हम कर रहे हैं, परंतु विकास तो इनका हो रहा है, हमारा तो विकास ही नहीं हो रहा है। इस कारण से इन लोगों ने भी अलग हो गया। अब जब ये 2 बड़े बड़े क्षेत्र 2 भागों में टूट
टूट गए। अब टूटने के बाद इनकी सीमा का निर्धारण होगा कि नहीं होगा, इनका नाम परिवर्तित होगा कि नहीं होगा। हमें कैसे पता किसका नाम तेलंगाना रखा गया, हमें कैसे पता किसका नाम छत्तीसगढ़ रखा गया। ये सारा काम अनुच्छेद 3 के माध्यम से संसद के द्वारा किया जाता है। आया समझ में? जो क्षेत्र भारतीय संघ में पहले से ही शामिल है उसका नाम परिवर्तित करना, उसकी सीमा परिवर्तित करना, उसका नया निर्माण करना, उसमें कुछ राज्यों को शामिल करना, उसमें कुछ राज्यों को बाहर करना, ये सारे ऊंच नीच वाले काम चलेंगे किसमें? अनुच्छेद क्रमांक 3 में। शब्द का हेरफेर है, 2 में भारतीय क्षेत्र, 3 में भारतीय संघ। क्लियर है? ये है बेसिक डिफरेंस 2 और 3 के बीच। ठीक, चलो लिखिए। अब थोड़ी सी प्रोसेस समझ लो। अभी इसमें बहुत सारी बातें, अभी तो राष्ट्रपति का मुद्दा आएगा, इसमें अभी संविधान संशोधन वाली बातें आएंगी। चलो अब हम हमारे देश का उदाहरण लेते हैं, हमारे यहाँ सिवनी का उदाहरण लेते हैं। मेरी बात समझना, और जितना समझने की कोशिश करोगे ना उतना ही अच्छा है। रिवीजन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती और समझदारी से काम होता है। देखो ये है हमारा मध्य प्रदेश, ठीक, और यहां है हमारा क्या? सिवनी है, सिवनी। अब ये सिवनी के लोगों ने क्या किया? एक विवाद कर दिया। समझना, कहानी समझना। सिवनी के लोगों ने बहुत सारा जन सैलाब, लाखों लोग, हमारे सिवनी की जनता होगी लगभग 5-6 लाख तो होगी कम से कम, तो लाखों लोग, कम से कम यहाँ पे 5-6 लाख लोगों ने बहुत बड़ा विवाद कर दिया। भीड़ हो गई, सब लोग कहने लगे कि हमारा एक अलग से राज्य बनाओ, हमारा राज्य बनाओ, राज्य बनाओ। और बन ही रहा है। विदर्भ बन रहा है कि नहीं बन रहा? अभी बन ही रहा है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को मिला के। तो सिवनी के बहुत सारे लोगों ने, एक बड़ी पार्टियों ने, जैसे कांग्रेस हो गया, बीजेपी की सरकार चल रही तो कांग्रेस ने मान चलो कर दिया। कांग्रेस ने जन सैलाब इकट्ठा कर लिया, बहुत सारे लोग इकट्ठे कर लिए और सब लोग विद्रोह करने लगे कि हमको नया राज्य चाहिए, नया राज्य चाहिए, हमारा नया राज्य निर्माण करो। 1-1.5 महीने तक भैया अनशन में लोग बैठे रहे, बहुत लोग लाठीचार्ज में मरे, बहुत सारे लोगों का बहुत रक्तपात हुआ, बहुत सारी आंदोलन हो गया एक प्रकार का। ठीक है, बहुत बड़ा उग्र आंदोलन हो गया। लोगों ने गाड़ियां जलाना शुरू कर दिया, लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दिया, बसों में आग लगा दी, चक्का जाम करा दिए। कुल मिला के देश में, राज्य में अव्यवस्था फैल गई। किसके कारण? केवल एक नए राज्य के गठन के कारण। अब जब ये पूरा की पूरा मुद्दा बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होगा तो इस मुद्दे पे नज़र सीधे सीधे कौन टिकाएगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं। प्रधानमंत्री एक औपचारिक रूप से टिका सकता है, वो एक मैटर नहीं है, परंतु संवैधानिक रूप से इस पे नज़र कौन बनाए रखेगा? राष्ट्रपति। अब यहाँ का जो राज्यपाल रहेगा, मध्य प्रदेश का राज्यपाल और जो मुख्यमंत्री रहेंगे तुरंत जाएंगे किसके पास? राष्ट्रपति के साथ, प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग करने के लिए गए। उनने जाके ज्ञापन सौंपा, उन्होंने कहा भैया ऐसी ऐसी बात है, मध्य प्रदेश में इतना बड़ा विवाद हो रहा है, अगर राज्य नहीं बनेगा तो सरकार नहीं आ पाएगी, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, दुनियादारी बात ही होगी नहीं। उन्होंने कहा ठीक है भैया, एक काम करो, राष्ट्रपति के पास चलो। राष्ट्रपति के पास गए, राष्ट्रपति के पास गए, उनको बताए कि सर ऐसी ऐसी बात है, ये क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इसको नया राज्य बनाना पड़ेगा। राष्ट्रपति ने कहा ठीक है, बनाते हैं। अब एक नए राज्य का गठन करने के लिए क्या डायरेक्ट कर दिए क्या? अभी ये लोग कहाँ चले गए? राष्ट्रपति के पास चले गए। अब राष्ट्रपति करेगा, एक ज्ञापन पेश करेगा। ज्ञापन पेश करेगा कहाँ पे? इस राज्य की विधानमंडल में। विधानमंडल में एक ज्ञापन आ गया यहाँ पे, एक ज्ञापन पेश कर दिया कहाँ पे? संसद में। अब देखो ये जो बिल आया है, भले ही इसको राष्ट्रपति पेश करे अथवा ना करे, कोई दूसरा व्यक्ति पेश करे, परंतु किसके माध्यम से हो रहा है? राष्ट्रपति के माध्यम से। पहले हमने पूछे ना राष्ट्रपति से कि पेश करें कि नहीं करें, पेश करें कि नहीं करें, तो ये क्या किया? राष्ट्रपति ने एक बिल संसद के पास पहुंचाया, एक बिल विधानमंडल के पास पहुंचाया। या मान के चलो कोई व्यक्ति बिल पेश करने वाला था तो उसको परमिशन दिया किसने? राष्ट्रपति ने, कि ठीक है भैया पेश करो, मेरी परमिशन है। अब विधानमंडल गया, विधानमंडल में जाने के बाद हमारे देश की जो विधानसभा है, इसने, हमारे राज्य की जो विधानसभा है, उस विधानसभा में ये बात चली, कितने लोगों ने वोटिंग किया, कितने लोगों ने वोटिंग नहीं किया, मतलब कौन लोग राज्य बनाने के पक्ष में है, कौन लोग राज्य नहीं बनाने के पक्ष में है। एक प्रकार की ये वोटिंग होगी। जैसे हमारे यहाँ टोटल विधानसभा सीट है 230 + 1 231 हो गई। इसमें जब वोटिंग होगी तो कितने लोग ऐसे हैं जो सिवनी को नया राज्य बनवाना चाहते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो सिवनी को नया राज्य नहीं बनवाना चाहते हैं। वोटिंग होगी तो यहाँ वोटिंग हुई, पता चला यहाँ पे 150 से ज़्यादा लोगों ने वोटिंग कर दी कि नया राज्य बनना चाहिए, बाकी लोगों ने नहीं बनने चाहिए में वोटिंग किया। तो
बहुमत आ गया 150 में, तो आप देख ही रहे हो 230 का आधे से भी ज़्यादा हो गया, तो ये बिल यहाँ से क्या हो गया, पास हो गया। पास हो गया का तात्पर्य ये हुआ कि वो राज्य खुद चाहता है कि सियूनी एक अलग राज्य बनना चाहिए। विधानसभा की मंजूरी मतलब राज्य की मंजूरी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? विधानसभा में जो 230-31 लोग बैठे हुए हैं, इनको किसने चुन के पहुंचाया है? आप ही लोगों ने चुन के पहुंचाया है सबको। जब इनकी हाँ मतलब इनकी भी हाँ, इनकी ना मतलब पूरे राज्य की ना, तो पूरे 150 से ज़्यादा लोगों ने मतलब आधे से अधिक राज्य चाहता है कि सियूनी एक नया राज्य बनना चाहिए। हो गया एक बात। अब संसद में ये बिल आया, संसद में बिल आया तो संसद की प्रोसेस होगी। उन्होंने कहा ठीक है भैया, राज्य का विधानमंडल भी चाहता है नया राज्य बना दो। तो अनुच्छेद 3 के माध्यम से, इस प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से एक नए राज्य का गठन होगा, जिसका नाम पड़ जाएगा आगे चल के क्या, सिवनी। ये पूरी की पूरी प्रोसेस हुई है भारतीय क्षेत्र में हुई है कि भारतीय संघ में हुई है? भारतीय संघ में। इस कारण से कौन सा अनुच्छेद इसके लिए जवाबदार होगा? अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य का गठन हुआ। एक हो गया नए राज्य का गठन। अब जब कभी भी नए राज्य का गठन आपको करना होगा, उसके लिए सबसे पहले आपको ज्ञापन लेके कहाँ जाना पड़ता है? राष्ट्रपति के पास। जब तक राष्ट्रपति परमिशन नहीं देगा तब तक ना तो संसद में बिल आएगा, ना ही विधानमंडल में आएगा, पेपर में आएगा। नए राज्यों का गठन करने के लिए सबसे पहले अनुमति की आवश्यकता पड़ती है, राज्यपाल की, संसद की, मुख्यमंत्री की या राष्ट्रपति की। किसकी पड़ेगी? राष्ट्रपति। एक नए राज्य का गठन तभी हो सकता है जब तक राष्ट्रपति से आप पूर्व अनुमति नहीं लेंगे, तब तक किसी भी नए राज्य का गठन नहीं होगा। एक बात हो गई। दूसरी बात यही समझो, बात कर लो, लाउड स्पीकर में बात करो, हम भी सुनेंगे। चलो, मैंने बोला था ना कल मोबाइल नहीं बजना चाहिए किसी का भी, नहीं बढ़ाते। अच्छा धप्पी बहुत जल्दी गुस्सा आता है। चलो, क्या पढ़ रहे थे अपन? छत्तीसगढ़ के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे रे? चलो अब देखो, आगे आओ। राष्ट्रपति ने विधानमंडल में पहुंचाया। अब चूंकि अगर ये बिल संसद में आ गया है तो संसद, आप जानते हो, नए राज्य के गठन करने की पावर संसद के पास है, विधानमंडल के पास तो नहीं है। अब अगर ऐसा हुआ कि संसद में ये बिल पास हो गया, ठीक, यहाँ पे भले ही पास नहीं हो, यहाँ पास हो गया, और यहाँ उल्टा फंडा हो गया। ये राज्य में यहाँ पे 90 लोगों ने बनाने में दिए, बाकी लोगों ने ज़्यादा, यहाँ मतलब 150 से प्लस लोगों ने नहीं बोल दिए, बाकी 90 से ज़्यादा लोगों ने बोल दिए हाँ। परंतु संसद में तो बिल चला गया ना, चला गया कि नहीं चला गया? और संसद ने पास भी कर दिया नए राज्य बनाने की बिल। दो बात निष्कर्ष निकल के आई कि विधानमंडल की बातें मानने के लिए ना तो राष्ट्रपति बाध्य होगा और ना ही संसद बाध्य होगा। बिल आया विधानमंडल में आया और संसद में, दोनों जगह एक साथ गया। संसद में बिल पास हो गया और संसद ने कह दिया कि एक नए राज्य का गठन किया जाएगा, ठीक है। अब विधानमंडल कह रहा है रोको रोको रोको, मत बनाओ मत बनाओ मत बनाओ। संसद बोले कि धप्पी, अब तो बन गया। धप्पी बोले मतलब काम खत्म। तो संसद ना तो विधानमंडल की बात मानने के लिए बाध्य है और ना ही इसकी कोई प्रक्रिया मानने को बाध्य है, और ना ही राष्ट्रपति बाध्य है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि बिल अगर विधानमंडल में गया, वो हाँ बोले या ना बोले, अगर राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में बिल पेश हो जाता है तो वो संसद का ही निर्णय माना जाएगा। अब विधानमंडल हाँ बोले अथवा ना बोले, विधानमंडल ने ना बोला परंतु संसद बोल रही है कि बनेगा, मतलब बनेगा। विधानमंडल कह रही बनेगा, संसद कह रही नहीं बनेगा, तो मतलब नहीं बनेगा। क्लियर हो रहा है? दो बातें आपको यहाँ से स्पष्ट होनी चाहिए। तीसरी बात, जे आया विधानमंडल में पेश करे, संसद में भी चला गया। अब विधानमंडल की बात सुनने के लिए उन्होंने कहा भैया रुक जाओ कुछ दिन, विधानमंडल ने अभी तक बात नहीं पहुंचाई अपन कि वो क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा है, तो इसका इंतजार नहीं करेंगे ये लोग। एक निश्चित समय सीमा दे दी है कि उन्होंने कहा भैया 14 दिन के अंदर में मध्य प्रदेश हमको बताए कि सियूनी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। 14 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 16 दिन हो गए, 20, 25, 1 महीना, 6 महीना, 8 महीना, बैठ थोड़ी रहेंगे, बहुत सारा काम रहता है। उन्होंने कहे आपको एक निश्चित सीमा दे दिए थे हमने, एक टाइम पीरियड दे दिया था, आपने नहीं बता पाए, हमें कोई मतलब नहीं आपसे। कहने का मतलब एक निश्चित समय सीमा के अंदर विधानमंडल अपनी बात बताए अथवा ना बताए, इससे भी संसद को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि राष्ट्रपति विधानमंडल में जो प्रस्ताव पहुंचा रहा है नए राज्य के गठन के लिए केवल और केवल नाम मात्र या औपचारिक रूप से पहुंचा रहा है? समझ पा रहे हैं? औपचारिक ही तो हुआ ना, तुम मानो अथवा ना मानो, तुम हाँ बोलो चाहे ना बोलो, हमको क्या फर्क पड़ रहा है, केवल ये औपचारिकता ही हो गई। यूपीएससी अक्सर ऐसे सवाल कथन पूछता है। अनुच्छेद 3 के तहत राष्ट्रपति की अनुमति से पहुंचाया गया प्रस्ताव विधानमंडल में एक औपचारिक प्रस्ताव होता है। सही बात है, गलत बात है? सही बात है। क्लियर है? ऐसे ही सवाल तो आते हैं। तो 3 बातें आपने यहाँ पे समझ ली। कौन कौन सी बातें? अगर कोई नए राज्य का गठन होगा अनुच्छेद 3 के तहत, तो उसके लिए पहले किसकी अनुमति चाहिए? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति क्या करेगा? उस अनुमति को पास करके विधानमंडल और संसद में बिल पेश करवाएगा। अब विधानमंडल हाँ बोले ना बोले, परंतु बात किसकी मानेंगे? संसद की। ये समय सीमा के अंदर हाँ ना बोले, हमें इससे कोई मतलब नहीं होगा, बात किसकी मानेंगे? क्लियर है? तीनों बातें स्पष्ट है? चलो हाँ, अरे अभी रोको तो, थोड़ी समय तो रुक जाओ, अभी आएगा, अभी तो अलग एक एक स्टेप बाय स्टेप चलो। चलो लिखिए अनुच्छेद, हाँ तो वो शक्ति है उसकी, हाँ। अरे यार तुम रोके ही नहीं रहे हो रे, सबर ही नहीं करते कोई भी चीज़ का। लिखो 3 पढ़ते हो, कहीं 4 की 5 की बात करने लगते हो। लिखो इसके अंदर। अब आ जाइए अनुच्छेद क्रमांक 4 में। किसी को ना समझ आ रहा हो तो बोल सकता है, किसी को तो नहीं आ रहा समझ में? क्यों इधर तुमको मोनिका आ रहा है समझ में? मैं अब भी बेटे प्रोसेस पूछूंगा तुम लोगों से, एक नए राज्य का गठन कराऊंगा तुम लोगों से, ठीक है? चलो अनुच्छेद 4। जैसे इंडियन वाशिंग फेडरेशन में इसमें हो जाता है, जैसे अपना यूएसए में ट्रू फेडरेशन वहाँ पर लोग मतलब सीमा पर नहीं कर सकते, जैसे अलास्का का किसी और क्षेत्र। हाँ वो नहीं कर सकते, उस वहाँ फंडा दूसरा है, वहाँ वो अलग है। हाँ वो ट्रू फेडरेशन है। हमारे यहाँ क्वासी फेडरेशन बोलते हैं अपने यहाँ, समझ, अर्ध परिसंघात्मक बोलते हैं। इसीलिए तो कहा कि हमने 100% अमेरिका की चीज़ें थोड़ी लिए हैं। वहाँ पे तो केंद्र, मतलब जैसे हमारे यहाँ संसद नए राज्यों का गठन कर लेती है, अमेरिका की संसद के पास इतनी पावर नहीं है कि उन राज्यों को तोड़ दे या उन राज्यों को करे। बिल तो पेश होता है, परंतु जब तक राज्य परमिशन नहीं देगा तब तक नहीं बन सकता वहाँ पे। वो है ट्रू फेडरेशन, मतलब वो है एक्चुअल में संघात्मक व्यवस्था। क्या है इसका तात्पर्य? देखो अमेरिका ये पूरा देश हो गया, यहाँ पे भी संसद है, आप जानते हो, यहाँ पे भी संसद तो है, यहाँ पे भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स है यहाँ पे भी। अब यहाँ पे मान के चलो ये राज्य बने हुए हैं। अब अगर इन राज्यों में कोई विवाद अगर हो जाता है या कोई नए राज्य का गठन अगर इनको करना है, संसद ही करेगी वहाँ पे भी। परंतु संसद नए राज्य का गठन तभी करेगी जब ये राज्य की परमिशन होगी, तब तक। अगर इनने मना कर दिया तो संसद की पावर नहीं है कि नए राज्य का गठन करेगी। अगर इसने हाँ कह दिया तभी बनेगा। ये कहलाता है ट्रू फेडरेशन, कि राज्य और केंद्र दोनों आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। परंतु क्या हमारे यहाँ ये व्यवस्था दिख रही है? क्या नहीं दिख रही है ना। तभी तो हमने इसकी संघात्मक प्रणाली कहाँ से ले ली है? कनाडा से ले ली है, कि केंद्र ज़्यादा सशक्त हो जाए, राज्य की बजाय कौन सशक्त हो जाए? केंद्र। ऐसा था फंडा, ठीक है। तो अमेरिका का फंडा एक अलग है। अभी जब आपको मैं वर्ल्ड पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो उसमें ये सारी चीज़ें बताऊंगा। आमतौर पे अमेरिका, ब्रिटेन, इनका ज़्यादा हमें पढ़ना होता है, और आयरलैंड का, इनको ज़्यादा हम समझते हैं, ठीक है। चलो अनुच्छेद क्रमांक 4 पहले लिख लीजिए, फिर आपको समझाता हूँ इसके बारे में। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि अनुच्छेद 4 जो है अनुच्छेद 2 और 3 में होने वाली प्रोसेस को ही बताता है। देखा जाए, देखिए अब अनुच्छेद क्रमांक 368, पहले इसको समझना जरूरी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 कहता है कि हमारे देश में जब कभी भी हमें संविधान में संशोधन करना होगा तो वो मुख्य रूप से 2 प्रकार से किया जा सकता है। एक, विशेष बहुमत से कर सकते हैं आप, विशेष बहुमत, और दूसरा आप कर सकते हैं विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का सहमति चाहिए आपको। ये आधे से अधिक राज्यों की सहमति हमने किस राज्य से ली, किस देश से लिए हैं? मैंने बताया था नहीं बताया था? आधे से अधिक राज्यों की सहमति लेना किससे लिए? पलटाओ नोट सब, कहाँ लिखे हो? हमारे एक टीचर थे, जब कभी भी कुछ भी पूछते थे तो वो
नोट्स पलटवा देते थे तुरंत, और जिस दिन तुम नोट्स पलटाओगे ना उस दिन तुमको वो हमेशा याद हो जाएगा। अरे तुम लोग इतना नहीं समझ पा रहे। तो राज्य की विधायिका ही तो हुई ना। तो तुम लोग इतना दिमाग नहीं लगा पा रहे कि देखो अमेरिका में चलता है, तुमने अमेरिका बोले थे, बोले थे, फ्रांस बोले तुमने, झूठ नहीं बोलो। चलो देखो सुनो ध्यान से देखो, अब अमेरिका में क्या चलता है, जब कभी भी वहाँ पे संशोधन करना होगा तो ये राज्यों की परमिशन आवश्यक है कि नहीं है। ये तो एक्चुअल फेडरेशन है ना, एक्चुअल संघ है, तो ये व्यवस्था हमने यहीं से तो लिए हैं। जब संघ की व्यवस्था अमेरिका से लिए हैं तो संघ की काफ़ी कुछ व्यवस्था लिए कि नहीं लिए हमने। तो जबकि उस दिन इतना चिल्ला के उस दिन गला बैठ गया था मेरा। आधे से अधिक राज्यों की परमिशन, तुम नहीं सुनते तो भैया देख लो अपने साथ। चलो तो अनुच्छेद 368 के माध्यम से आप देखोगे दो प्रकार के बहुमत के बारे में बताया गया है। एक बताया गया है विशेष बहुमत, एक बताया गया है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थाएं का अनुमोदन। आधे से अधिक राज्यों से अनुमोदन लेने की व्यवस्था हमने यूएसए के संविधान से लिया है, ये ध्यान रखना। चलो अब अनुच्छेद 368 में हमने देखा कि ये दो प्रकार के बहुमत हैं, और अनुच्छेद 4 में ये बताया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 इन दोनों के माध्यम से जो भी राज्यों का गठन करने के लिए जो भी कानून या विधि बनाई जाएगी वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन या उसके तहत बनाए गए बहुमत के माध्यम से नहीं होगी। कुल मिला के अगर मैं देखूं, अगर कोई भी नया राज्य बनेगा तो ना तो उसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता है और ना ही आधे से अधिक राज्यों की परमिशन की आवश्यकता है। तो इन सब से हटके एक और बहुमत होता है जिसे कहते हैं अपन क्या, साधारण बहुमत। और साधारण बहुमत इस अनुच्छेद 368 में शामिल नहीं होता है, याद रखना। अनुच्छेद 368 में दो ही प्रकार के बहुमत हैं, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य। साधारण बहुमत इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो अनुच्छेद 4 के अंतर्गत अगर हम देखें तो ये बात बताया गया है कि अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 के तहत अगर कोई भी कानून बनाया जाएगा तो उसके लिए कौन सा बहुमत लगेगा, साधारण बहुमत लगेगा। और जब साधारण बहुमत लगेगा तो क्या आर्टिकल 368 के तहत संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी, सीधी बात है। तो जब कभी भी कोई भी नया राज्य आप बनाओगे तो उसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल साधारण बहुमत के माध्यम से आप ये बातें कर सकते हैं। परंतु इसमें एक बात आ गई, जब ये बात 1960 में बेरूवाड़ी संघ का मामला आया तो बेरूवाड़ी संघ आप जानते हैं पश्चिम बंगाल का एक ऐसा क्षेत्र था, जब सीमा का विभाजन हुआ था तो वो क्षेत्र कहाँ चला गया, पश्चिम बंगाल मतलब वहाँ चला गया, बांग्लादेश वाले क्षेत्र में चला गया। और वो हमारा क्या था, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था, परंतु उस क्षेत्र में हिंदू संख्या ज़्यादा रहती थी और उसका एक छोटा सा क्षेत्र हमारे यहाँ आ गया। तो हमने देखा कि भैया हिंदू वाले लोग कह रहे थे कि हमें भारत में आके रहना है, और यहाँ रहने वाले मुस्लिम लोग जो कि भारत में थे ये कह रहे थे कि हमें बांग्लादेश में जाके रहना है, मतलब पाकिस्तान में जाके रहना है। तो जब ये बात आई तो हमने देखा कि ऐसा कुछ नक्शा रहा, मान चलो ये है अपना पश्चिम बंगाल, ये लगा हुआ है आपका बांग्लादेश, और यहाँ पे मिलेगा आपको एक बेरूवाड़ी। ये क्षेत्र इसी की बॉर्डर के करीब करीब है, अपने और किनारे करो इसको, बॉर्डर के करीब करीब है, ठीक है। आप जानते हो बांग्लादेश में मुख्यतः लोग कौन से रहते हैं, मुस्लिम, और हमारे यहाँ रहते हैं हिंदू। परंतु बेरूवाड़ी एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे पूरी की पूरी जनसंख्या कौन सी थी, हिंदू। गलती से कहाँ चली गई, पाकिस्तान में चली गई, बांग्लादेश वाले क्षेत्र में चली गई, ठीक। अब ये बात आई तो यहाँ के लोग कहने लगे कि हमको यहाँ आना है, और यहाँ पे इसी किनारे पे इधर पे बहुत सारे जो क्षेत्र थे, इस क्षेत्र में ज़्यादातर संख्या थी मुस्लिम वाली। उल्टा हो गया पूरा फंडा, क्योंकि आप जानते हो रेड क्लिफ तो आए ऐसे करके पूरा रेखा पाड़ के चले गए। किसी का बाथरूम 2 भाग में कट गया था, किसी का बेडरूम 2 भाग में कट गया, ऐसा तो विभाजन हुआ था। देखो रेड क्लिफ आया, उनने पूरा की पूरा नक्शा खोला, पहले पाकिस्तान विभाजन के समय में उनने पूरा क्या खोला, नक्शा खोला। नक्शा देखा उन्हें, ज़मीन में जा जाके थोड़ी करा था। अब देखो तुमको अगर ये मैप का, अगर ये घर का मैं नक्शा दे दूंगा, तुमको कहूँगा कि बीच से सीमा पाड़ो, तो तुमने सीमा पाड़े, पता चला वो सीमा कहाँ से आ रही है, वो पर्दा के ऊपर से जा रही सीमा, जा रही। तो जिसके हिस्से में वो वाला भाग आएगा उसके हिस्से में बाथरूम चली गई, हमारे हिस्से में केवल बॉडी आएगा, तो तुम लोग दिक्कत हो जाएगी। अब फिर समझ रहे? तो नक्शे के माध्यम से रेड क्लिफ ने क्या करा, नक्शे में सीमा खींच दी। उन्होंने कहा अच्छा ये है हिंदुस्तान, ये ऐसा हिंदुस्तान है आपका, ये है हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान है, ठीक है। उन्होंने कहा यहाँ से यूँ ऐसा करके काट दिया, और यहाँ से उन्होंने कहा यूँ ऐसे करके काट दिया।
अब ये हिस्सा हो गया आपका पाकिस्तान, ये भी हो गया पाकिस्तान, बचा कुछ हिस्सा आपका हो गया हिंदुस्तान। अब जब उसके नक्शे में जो सीमा खींची गई थी, जब उसको ज़मीनी स्तर में जाके देखा गया तो पता चला किसी का आंगन कट गया, किसी का बेडरूम कट गया, किसी की दीवार के ऊपर से जा रही रेखा, ऐसा हो गया, वो उल्टा फंडा हो गया। तो ऐसा ही क्षेत्र आ गया ये वाला, यहाँ से चली गई रेखा, तो हिंदू यहाँ हो गए, मुस्लिम यहाँ हो गए, दिक्कत हो गई। अब ये लोग कह रहे हैं हमको यहाँ आना है, ये लोग कह रहे हैं हमको यहाँ आना है, दिक्कत वाली बात है। और बोर्ड बैंकिंग का फंडा तो चल ही रहा था उस समय, आप तो जानते ही हो। तो एक सवाल उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनसे पूछा गया कि भैया बताइए, अगर हम ऐसा कर दें कि ये वाला क्षेत्र हम इनको दे दें और ये वाला क्षेत्र हम इनको दे दें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम ऐसा कर रहे हो तो तुमको ऐसा लग रहा होगा कि तुम नए राज्यों का गठन कर रहे हो ही तो रहा है कि अगर हम ये वाला क्षेत्र हमारे में ले लें और ये वाला क्षेत्र इनको दे दें तो क्या हो रहा है, आप अपना भारत का राज्य क्षेत्र किसी विदेशी राज्य को दे रहे हैं, आप तो यही कर रहे हैं ना। तो ये प्रयोजन पूछा गया कि क्या अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के माध्यम से हम हमारे भारत का कोई भी राज्य क्षेत्र किसी विदेशी राज्य को दे सकते हैं क्या? ऐसा सवाल पूछा गया किससे? सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते तुम। भारत का जो संघीय राज्य क्षेत्र है, चूंकि भारत क्या है, एक संघ है और संघ का कोई भी हिस्सा भारत से बाहर जा ही नहीं सकता, इसलिए आप ऐसा कोई भी प्रयोजन नहीं कर सकते कि भारत का राज्य क्षेत्र आप किसी विदेशी क्षेत्र को दे दें। अरे पीओके हम पाकिस्तान को क्यों नहीं दे पा रहे हैं? इसलिए भी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि है ही नहीं प्रावधान, दे ही नहीं सकते। कितना ही चिल्लाए पाकिस्तान, दे ही नहीं सकते। कब से देखो, कब से अधिकार करके बैठा है पीओके में, परंतु क्या उसने ले लिया? क्या नहीं लिया। वो अपने संविधान में भी लिख देगा ना तो भी हम नहीं मान सकते क्योंकि हमारे यहाँ प्रावधान ही नहीं है। तो फिर दूसरा फंडा निकाला, हमने कहा एक काम करो भैया, यहाँ की जनता को यहाँ ला लो, यहाँ की जनता को यहाँ पहुँचा दो, ऐसा करे थे। ठीक, तो ये बात कहा सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में कि भैया अगर कोई भी भारतीय क्षेत्र को आप विदेशी राज्य को नहीं दे सकते, परंतु अगर आपको कोई भी विदेशी क्षेत्र को, देखो दे तो नहीं सकते हैं परंतु ले सकते हैं, अगर किसी भी विदेशी क्षेत्र को आपको अपने अंदर शामिल करना है, किसी भी विदेशी क्षेत्र को आपको अपने अंदर शामिल करना है, तब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। किसके तहत? आर्टिकल 368 के तहत। जैसे सिक्किम को हमने शामिल करे, 34वां संविधान संशोधन 1975, 74, 35वां संविधान संशोधन 1975, हुआ कि नहीं हुआ संविधान संशोधन? कोई विदेशी क्षेत्र को जब हम हमारे क्षेत्र में शामिल करेंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन। परंतु भारत के किसी भी क्षेत्र को आप ना तो विदेशी को दे सकते हो और ना ही आप उसकी सीमा को उसके अंदर शामिल कर सकते हो। तीन बातें स्पष्ट रखना। अगर बाहर के किसी क्षेत्र को, विदेशी क्षेत्र को हमें हमारे यहाँ शामिल करना है तो क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन। किसके माध्यम से? अनुच्छेद 368 के माध्यम से। अगर हमारे ही किसी क्षेत्र को क्या हम विदेशी राज्य को दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते, पॉसिबल नहीं है। और भारतीय संघ में अगर आपको राज्यों को तोड़ना फोड़ना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? केवल और केवल साधारण बहुमत। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही सारी बातें अनुच्छेद किस में लिखी हुई है? 4 में लिखी हुई है। ठीक है, चलो इसको लिख लो, थोड़ी थोड़ी बातें। जगह नहीं दिए, आदमी आगे पीछे कर दिए। यहाँ के इंसानों को बुलाए, हमारे यहाँ नागरिकता दिए, इनकी नागरिकता खत्म करके यहाँ पहुँचाए। और वो जनता की सहमति थी खुद की। देखो नागरिकता जब पढ़े थे आप लोगों ने एक बात बताया था कि हमारे देश से नागरिकता तक कब खत्म हो सकती है? 3 प्रकार से। जब व्यक्ति खुद स्वेच्छा से खत्म कर ले, तो स्वेच्छा से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये अपना, ऐसा था। और ये लोग यहाँ की नागरिकता त्याग के अपने पास आ गए तो अपन ने ऐसा करे थे, ऐसा था वो फंडा। ठीक, लिखिए इसमें। ठीक है, अब एक बात जो यहाँ पे और आ सकती है पेपर में वो ये है, ध्यान रखना। मान के चलो एक राज्य ये है, ये अपना हो गया मान के चलो पाकिस्तान, और ये हो गया इंडिया। ध्यान से समझिए, लास्ट पॉइंट है बस इसका। ये क्या है? आपकी सीमा है, बाउंड्री है, बॉर्डर है। ठीक है, तो जो सीमा निर्धारण होता है, सीमा निर्धारण, सीमा का निर्धारण जब भी होगा, आप देखते हो हमारे यहाँ बांग्लादेश की जब सीमा बनी थी तो क्या हमने संविधान संशोधन किए थे? क्या नहीं किए थे? मानव निर्मित सीमा है ये तो आप। इसके अलावा भी आप देखोगे कि म्यांमार जब बना तो संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ी। नेपाल, भूटान के लिए हमने कोई संविधान संशोधन नहीं किया। कहने का तात्पर्य, जब किसी 2 राज्य, राज्य मतलब देश, 2 राज्यों की सीमा विवाद का मामला जब आएगा, सीमा विवाद का मामला जब आएगा तो ऐसे विवाद के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
इसके लिए संविधान संशोधन नहीं करना पड़ेगा। केवल और केवल कार्यपालिका अपनी एक घोषणा मात्र से ये काम कर सकती है। कार्यपालिका मतलब जैसे मान के चलो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में सीमा विवाद चलने लगा, तो प्रधानमंत्री जाएंगे बांग्लादेश का प्रधानमंत्री या तो हमारे यहाँ आएगा, दोनों बैठ के मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है भैया एक काम करो, देखिए ये समझौते के माध्यम से ये रेखा हुई थी, तुमने देखा नहीं, ये तुम्हारा क्षेत्र था, ये हमारा क्षेत्र था, यही बात चलेगी ना आपस में बैठ के। उन्होंने कहा 1969 में ये हुआ था, उन्होंने कहा ये हुआ था, वो हुआ था। देखो सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स निकाले जाएंगे और पूरी की पूरी सीमा एक बार फिर से देखी जाएगी और निर्धारित कर लिया जाएगा ठीक है भैया ये हिस्सा हमारा है, ये हिस्सा तुम्हारा है। इसके लिए क्या संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ी? क्या नहीं पड़ी। अब आपके सामने जो सवाल है वो सवाल कुछ इस प्रकार का है, क्या सीमा निर्धारण करने के लिए दो देशों के बीच का, मान चलो भारत अगर किसी दूसरे देश के साथ सीमा निर्धारण वाली बात होगी तो क्या उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा? नहीं। क्या राज्यों के बीच की सीमा का निर्धारण करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी? क्या नहीं पड़ेगी। अरे सीमा निर्धारण मतलब अनुच्छेद 2। क्या राज्यों का नाम परिवर्तित करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है? क्या नहीं। ये सारे के सारे काम किसके माध्यम से हो जाएंगे? साधारण बहुमत के माध्यम से। और अगर देश वाली बात आ जाती है तो केवल कार्यपालिका के माध्यम से ये बात कर दी जाती है। ठीक है, संविधान संशोधन केवल एक ही कंडीशन में चाहिए, दूसरे देश से कोई देश हम अर्जित कर रहे हैं तब हमको क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन। थक चुके हैं आप लोग, फटाक से ये सेंटेंस लिख लीजिए और 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए।